ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। एकोनषष्ट्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। तो आज का सूत्र हमारा वही है जो कल हमने किया है, उसका आज दूसरा भाग करेंगे। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च 2151। तो इसकी वृत्ति जो कल देखी है आज फिर से देख लेते हैं। तो ये सूत्र कहते हैं कि दिक् संख्ये अर्थात दिशावाची और संख्यावाची जो शब्द हैं तो उनका पूर्व निपात होता है, वो प्रथमा विभक्ति में है, उपसर्जनम है, और इनका समास होता है ऐसे सुबंतों के साथ जो समान अधिकरण में है। लेकिन ऐसा जो समास होता है ये तीन परिस्थितियों में होता है। तद्धित अर्थे अर्थात तद्धित की उत्पत्ति का, प्रत्यय की उत्पत्ति का विषय हो, उत्तर पदे च परतः बाद में उत्तर पद हो, या संहारे च अभिधेय। तो आज जो हम देख रहे हैं वो ये तद्धित अर्थ में उत्तर पद जो है परतः वो बाद में आता है। तो किस प्रकार जो दिशावाची शब्द है उसका समान अधिकरण में कैसे समास होता है। तो यहाँ शब्द है पूर्वशाला प्रियः, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि पूर्व दिशा वाली शाला प्रिय है जिसकी। तो ये इस प्रकार इसके समास हो जाए में ये स्वर आ जाते हैं इतने सारे। इनको देखेंगे हम कौन से सूत्रों से स्वर आ जाता है। तो लौकिक विग्रह बनता है पूर्वाशाला प्रिया यस्य। तो पूर्वाशाला प्रिय है जिसकी, तो ये अन्य पद अर्थ प्रधान बहुव्रीहि हो गया। पूर्व पद नहीं, उत्तर पद नहीं, अन्य पद प्रधान। तो इसका जो अलौकिक विग्रह है वो पूर्वासु शालासु प्रियासु, ठीक है। तो पूर्वा ये सारे समान अधिकरण में हैं, और जो पूर्व है वो दिशावाची शब्द जो है वो उपसर्जनम है। तो हम यहाँ पर अनेकम अन्य पदार्थे 2224 सूत्र लेते हैं। अनेकम सुबंतम, पहले तो दो ही होते थे, पूर्व का हम उत्तर पद के साथ करते थे, लेकिन बहुव्रीहि में अनेक सुबंत हैं। तो अन्य पदार्थ है, और वो उन सारों का समास होने पर जो अर्थ निकलेगा वो कोई तीसरा पद होगा, इसलिए अन्य पदार्थ है। वर्तमानम सह समस्यते बहुव्रीहि समासश्च भवति। इस प्रकार बहुव्रीहि समास हो जाता है। और अब हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तकृत तद्धित समासाश्च, तो जिसकी जो समास होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और प्रातिपदिक का जो अवयव सुप है वो लुक हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिक योहो 2471। तो ये कहते हैं कि धातु हो या प्रातिपदिक हो, उसके अवयव सुप जो हैं उनका लुक हो जाता है। तो वो लुक हो गए और हमारे पास पूर्वाशाला प्रिया बन गया। अब यहाँ पर जो हमारा ये प्रकृत सूत्र है इससे इसका तत्पुरुष समास किया जाता है। तो तद्धित अर्थे उत्तर पद समाहारे च 2151। तो इसने यही कहा है कि अगर उत्तर पद आ जाता है तो दिक् शब्द, अब ये दिक् शब्द है, ये दोनों ही उत्तर पद लग रहे हैं, और इनके आने पर यहाँ तत्पुरुष समास करना चाहिए। तो अब ये हम देखते हैं कैसे। पहले तद्धित समास किया गया, अब पहले बहुव्रीहि समास किया गया है, अब ये तत्पुरुष समास किया जा रहा है। तो इस पर कुछ अधिक विचार की आवश्यकता है। तो लगता है अभी यहीं तक छोड़ देते हैं, जब और ज्ञान मिलेगा तो समझ में आएगा कि ये ऐसे दो बार समास क्यों किया जाता है। तो जो स्वर प्रक्रिया बहुव्रीहि समास में होनी थी उसका निषेध कर दिया गया है 621 से। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम। तो काशिकाकार बताते हैं कि पूर्व पद ग्रहणम अत्र, यहाँ जो पूर्व पद ग्रहणम किया गया है ये पूर्व पदस्थे स्वर उदात्ते स्वरिते वा वर्तते, कि जो पूर्व पद में जो उदात्त और स्वरित आदि स्वर हैं उनकी बात की जा रही है।
तो बहुव्रीहौ समासे, बहुव्रीहि समास में पूर्व पदस्य यह स्वरः सा प्रकृत्या भवति, जो पूर्व पद के स्वर हैं उनको बदला नहीं जाता है, स्वभावेन अवतिष्ठते, उनको जो उसका प्रकृति भाव है वही रहता है, न विकारम उदात्त तत्वम आपद्यते, तो अंत उदात्ता जो समास का नियम है वो नहीं होता है। तो इसलिए अब इसका अपवाद कर दिया गया और जो समासस्य में लकार उत्तरवर्ती आकार का उदात्त किया गया, क्योंकि अब ये बहुव्रीहि नहीं है, अब ये हम यहाँ तत्पुरुष हो गया है, तो समासस्य कहते हैं समासस्य अंतः उदात्तो भवति, तो ये पूर्वशाला समास पहले लिया गया है और इसका अंत जो है वो आ है और उसको उदात्त कर दिया गया है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, अनुदात्त जो है निश्चय ही अनुदात्तः, ये नीचे पट्टी जो है इसको अनुदात्त कहते हैं और ऊपर सीधी खड़ी डंडी को स्वरित कहते हैं। तो ला जो है आ, इसका उदात्त स्वर हो गया। तो अब ये इसके बाद एक परिभाषा आती है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम 61158, ये कहती हैं कि परिभाषा इयम स्वर विधि विषया यत्र अन्य स्वर उदात्तः स्वरितो वा विधीयते, जब कोई स्वर जो है उसका अब यहाँ पर उसको उदात्त का विधान किया गया या स्वरित का विधान किया जाए, तत्र अनुदात्तम पदम एक वर्जयित्वा भवति, तो इसको छोड़कर जिसका उदात्त किया गया है बाकी जो हैं उनको वो अनुदात्त हो जाते हैं। इति उपस्थितम द्रष्टव्यम, इसलिए पू ऊ आ और शा इन सबको अनुदात्त कर दिया गया और हमारा ये अनुदात्त वो होते हैं जो निचले भाग से बोले जाते हैं उच्चारण स्थान के, जैसे ऐसे, तो ये स्वर ऐसे बन गए। अब अगला सूत्र आता है उदात्त अनुदात्तस्य स्वरितः 8466, ये कहते हैं उदात्तात उत्तरस्य, तो ये जो उदात्त है इसके उत्तर बाद का अनुदात्तस्य, तो अभी प्र जो अनुदात्त है और उसका स्वरिता आदेशो भवति, तो इसलिए उसको स्वरिता आदेश हो जाता है। तो ये ऊपर हमने डंडी लगा दी, स्वरिता आदेश हो गया। और अगला सूत्र आता है स्वरितात संहितायाम अनुदात्तानाम 1239, संहितायाम विषये स्वरितात परेशाम अनुदात्तानाम एक श्रुति भवति, तो संहिता के विषय में स्वरित, ये स्वरित से जो परेशान बाद में आने वाले जो अनुदात्त हैं उनका एक श्रुति हो जाती है। तो अर्थात स्वराणाम उदात्तादीनाम अविभागः भेद तिरोधानम एक श्रुति, तो ये इसके बाद जो या है उसमें स्वर नहीं होगा, केवल या बिना स्वर के बोला जाएगा। इसके बाद ये स्त्रियाः पुंबद भावः 6334, ये एक बड़ा लंबा सूत्र है, उससे यहाँ पर ये पूर्वा जो स्त्रीलिंग में है इसको पूर्व कर दिया जाता है और ये बन जाता है पूर्वशाला प्रिया, और फिर एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, तो यहाँ जो हमारा, तो इसलिए जो विभक्ति एक विभक्ति है अर्थात निश्चित विभक्ति है नहीं बदलने वाली, उसका जो है उपसर्जनम संज्ञा की जाती है। पूर्व का भी उपसर्जनम रहेगा, इसका भी रहेगा, तो प्रिया यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा वाला हो जाता है। और फिर गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य 1284 कहते हैं कि गो इति स्वरूप ग्रहणम स्त्री इति प्रत्यय ग्रहणम, तो गो शब्द का स्वरूप है, आप गो की जगह अन्य कोई शब्द नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्त्री माने स्त्री प्रत्यय, तो प्रिया के साथ स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो और उपसर्ग
गो शब्द अंतस्य या उपसर्जन स्त्री प्रत्यय अंतस्य, तो स्त्री प्रत्यय यहाँ उपसर्जन संज्ञा है, तो प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति, इस प्रातिपदिक का ह्रस्व हो जाता है, जिससे यहाँ पूर्वशाला प्रिय बन जाता है। फिर सु लाके रुत्व और विसर्ग लाने से ये बन जाता है पूर्वशाला प्रियः या अपरशाला प्रियः। इति सर्वं शिवं प्रणाम।